हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से बात करने जा रही हूँ जो सीटेट जुलाई में एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी से बनते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़नी रहती तीनों क्लास की। आज ये जो लेसन है 6 क्लास की पॉलिटी का जो दूसरा लेसन है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी 6 क्लास का पूरा इतिहास करवा दिया है, और इसका एक लेसन ऑलरेडी करवा दिया है पॉलिटी का भी। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए, जिससे लास्ट टाइम में रिवाइज करने में हेल्प मिले। तो चलिए देखते हैं। लेसन का नाम है विविधता एवं भेदभाव। ध्यान से देख लीजिए, ये लेसन भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाजा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में मुख्य 8 धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। इसमें से ये वाली जो लाइनें यहाँ से यहाँ तक दी हैं, यहाँ से ये इतनी, इसको नोट कर लीजिए। ये स्टेटमेंट में पूछी गई हैं, इम्पोर्टेंट है। यह विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें भी बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक खास तरह की राय बना लेते हैं। जैसे कि यह लिखा है पूर्वाग्रह। यहाँ से कई क्वेश्चन बने हुए हैं, इसको नोट कर लेना। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत ना हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण एवं शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने आपसे आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे बहुत से लोग ग्रामीण लोगों के बारे में तथा शहरी लोगों के बारे में अलग अलग तरह की एक राय बना लेते हैं, उसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। फिर बताया गया है ग्रामीण के लोग, जैसे कि आधे से ज़्यादा लोग भारतीय गांव में रहते हैं, ये तो कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ। फिर गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, ऐसा तो नहीं है, ये हो गया पूर्वाग्रह। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेती में 12 से 14 घंटे काम करते हैं, तो ये तो कोई पूर्वाग्रह नहीं है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, ये भी कोई पूर्वाग्रह नहीं है। आगे है शहर के लोगों के बारे में। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बड़े बिगड़े एवं आलसी होते हैं, ये एक पूर्वाग्रह है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिता पाते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की ही चिंता करते हैं, लोगों की नहीं, एक ये भी है पूर्वाग्रह। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है, ये भी कोई पूर्वाग्रह नहीं है। ये वाली ये 2 पूर्वाग्रह दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं पूर्वाग्रह क्या होता है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वालों लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। अब इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक ही तरीका सबसे अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उस काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद पसंद या इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं।
जब हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों का धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि उन्हें हम दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। यहाँ से इतना नोट कर लीजिए। आगे है लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली बात क्या है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। दिए गए कथनों की सूची में तालिका को भरिए। अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। जैसे वे बहुत सुशील होती हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं हैं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक होते हैं। इसमें से कौन से वाक्य लड़कियों के बारे में कहे गए हैं, कौन से लड़कों के बारे में कहेंगे, इसको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि वे बहुत सुशील हैं, ये लड़कियों के लिए। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर होता है, ये लड़की के लिए। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, ये लड़का के लिए हो गया। वे शरारती हैं, ये लड़का के लिए। वे नृत्य और चित्रकारी में निपुण हैं, ये लड़की के लिए हो गया। वे रोते नहीं हैं, ये लड़कों के लिए। वे उद्यमी हैं, ये भी लड़कों के लिए। वे खेल में निपुण होते हैं, ये भी लड़कों के। वे खाना पकाने में निपुण होती है, ये लड़कियों के लिए। वे भावुक हैं, ये भी लड़कियों के लिए है। तो ऐसा तो है नहीं जो सिर्फ लड़कियां ही भावुक होती हैं, लड़के नहीं होते हैं। और जो चित्रकारी और नृत्य में सिर्फ लड़कियां ही आगे रहती हैं, लड़के नहीं रहते हैं। तो ये सभी पूर्वाग्रह हैं। चलिए देखते हैं आगे। जैसे जो यहाँ से क्वेश्चन कई बने हुए हैं, यहाँ से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। जैसे कि ये बहुत से लोग होते हैं जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, उसको देखते हैं तो कई तरीके के मतलब मजाक बनाने लगते हैं। तभी वो जैसे कि लोग जो विकलांग लोग होते हैं उनको कैसा फील होता है, क्या होता है, वही उसमें बताया गया कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। जैसे जो लोग अपाहिज लोग होते हैं वो लोग अपनी फीलिंग के बारे में बता रहे हैं। जैसे क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। जैसे जो ये बच्चे हैं इनको इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास ज़रूरत वाले बच्चे। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा नोट कर लीजिए आप लोग। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिखाया गया है, साथ में उनकी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये वाले जो लिखे हुए हैं, ये वाले। यहाँ से इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है इसमें से। ये बच्चे अपने में जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए या उनके लिए अलग से स्कूल होना चाहिए? ये पूछा गया है एज ए नॉलेज। अगर आप इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ ही जुड़ा होता है। बचपन में जब लड़कियों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना भी आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का भी कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर उन्हें गुस्सा भी या दर्द हो तो।
लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं कि या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बार लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उससे मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां वैसी होती हैं। समाज में इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को एक छवि के अनुरूप में ही देखना चाहते हैं। अब इसमें बताया कि रूढ़बद्ध धारणाएं क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग है रूढ़बद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़बद्ध धारणा कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को भी कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, तो पूरे समूह के बारे में एक राय बनाना वाजिब नहीं है। जैसे कि प्रेजेंट में है, हम लोग अपने इंडिया के लोग पाकिस्तान के बारे में एक रूढ़बद्ध धारणा बना लिए हैं कि वहाँ के जितने लोग भी हैं सारे लोग आतंकवादी हैं, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी होंगे। तो ये रूढ़बद्ध धारणाएं हैं। जैसे कुछ लोगों की वजह से हम सारे लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं ना, वही इसमें बताया गया है। जैसे कि सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, तो पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़बद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। ये कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। बहुत से लोग अभी भी धारणा बनाए हुए हैं कि लड़कियां सिर्फ घर के ही काम कर सकती हैं, बाहर जैसे कि अच्छी खासी जॉब, हवाई जहाज वगैरह ये नहीं उड़ा सकती हैं। तभी वही बताया गया, ये भी एक रूढ़बद्ध धारणाएं बनी हुई हैं। अगर कोई लड़की आगे चल के आगे निकल के कुछ करना भी चाहती है तो भी वो पीछे बैक हो जाती है, उसको रोक लिया जाता है। अगर उसके अंदर काबिलियत है वो करने के लिए वो गुण पाए जा रहे हैं, तब भी वो नहीं कर पाती है। ये इसमें बताया गया है। आगे यहाँ से इम्पोर्टेंट है इसमें असमानता एवं भेदभाव। अगली हेडिंग है भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़बद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने से रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके लिए भेदभाव कर रहे हैं, उनके साथ में भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। पहले लेसन में समीर 1 और समीर 2 की कहानी दी हुई, उसी के बारे में बता रहे हैं। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रीति रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। जैसे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अपने को अच्छा मानते हैं कि हमारे जो त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं वो अच्छे हैं, जो मुस्लिम रीति रिवाज हैं वो निम्न कोटि के हैं, तो ये भी एक भेदभाव हो गया। और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मानते हैं कि हमारे जो रीति रिवाज हैं वही अच्छे हैं, हिंदू के रीति रिवाज अच्छे नहीं है, तो ये एक दूसरे के प्रति भेदभाव हो गया। अगला है दोनों समीरों में एक और अंतर की उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यानी गरीब होना ये विविधता के पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। ये लाइन पूछी गई है। जैसे जात के आधार पर या गरीबी के आधार पर अगर कोई अलग है तो वो विविधता होगी या असमानता, तो इसमें बताना होगा ये विविधता नहीं, ये असमानता है। इसको नोट कर लीजिए। विविधता जातिगत और गरीबी के आधार पर कुछ लोगों को
ये असमानता, इसको नोट कर लेना। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब और उनके पास अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास करके क्षेत्रों को करना पड़ता है। आगे है दलित शब्द। यह इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। जो नीची जाति के कहे जाने वाले जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे दलित शब्द ये जो दिया है, ये जो नीची जाति के लोग हैं, वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनको अछूत ना कहा जाए, दलित शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाए। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया, कुचला गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, पूरा ही नोट कर लेना यहाँ से। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। इतना पूरा नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसको। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये दलित शब्द का अर्थ, ये मतलब दबाया या कुचला गया। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उन्हें कैसा महसूस होता होगा? जैसे रूढ़िबद्ध धारणा है किसी के प्रति एक ही छवि में बांध लेना कि वो व्यक्ति ऐसा है, और उसी के आधार पर वो अपने व्यवहार में उसको अपने व्यवहार में ले लेना, उसी के आधार पर उसके साथ में व्यवहार करना, तो ये भेदभाव हो जाएगा। आगे है भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनके 1901 में हुआ, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र से कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हमारे पिताजी या कोई खास नौकर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुँच पाया था। हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत से अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का सा लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। अचानक से यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने का सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर बैलगाड़ियाँ चल रही थीं, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा बनाना नहीं चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
आगे है, कल्पना करके देखें कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को यह एक ही जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर-दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। ये जो ऊपर दिया है ये इम्पोर्टेंट, इसको एक बार देख लीजिए। ये भीमराव अम्बेडकर के बारे में कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसको। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, टाइम पीरियड जन्म और मृत्यु तक का पूरा टाइम पीरियड 1891 से 1956। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत माने जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं होती थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। जो इतना ही है सब, इसको अच्छे से पढ़ के इतना पूरा का पूरा नोट कर लेना, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलित से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियां करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिरों में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। अब यहाँ से ये वाला जो दूसरा धर्म कौन सा अपनाया, ये वाला क्वेश्चन बना है बौद्ध धर्म। ये पूरा का पूरा ही इतना सब कुछ ऊपर से लेके यहाँ से लेके इतना पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ से। जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी बराबरी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। ये इतना पूरा नोट कर लेना, स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातियों, लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि वे जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। आगे सन 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, डॉक्टर भीमराव। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। ये लाइन उठा के पूछी गई, इसको नोट कर लेना। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा था कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसको नोट कर लीजिए। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करके अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए।
उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। ये भी लाइनें पूछी गई हैं इसमें। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। तो थैंक यू एवरीवन, वेलकम। वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है। ये लेसन इसमें से जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने नोट करवा दिया है, और एक बार अच्छे से उसको देख लीजिए। आप लोग थ्योरी के जैसे, स्टोरी के जैसे पढ़ लीजिए। यही से क्वेश्चन पूछा इसमें से जो ये है, जैसे पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाएं और भीमराव अम्बेडकर के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं बस, और इतना कुछ नहीं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को इस वीडियो से किसी प्रकार की हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।